जब पूरा मार्केट एफआईआई सेलिंग की बात कर रहा है, तब फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर इतना बुलिश क्यों है? आज हम इसी मल्टी बैगर कंपनी के ग्रोथ के रीजंस जानने वाले हैं। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने शुगर के स्टॉक होल्डिंग और एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए हैं? क्या कोई शॉर्टेज आने वाली है? और लास्ट में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की एनुअल रिपोर्ट, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर से लेकर एयरलाइंस, फैशन और लग्जरी ई कॉमर्स बिजनेसेस के बारे में क्या बताता है। नाउ रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम अडानी यूके के लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, बट इंडिया के पोर्ट किंग को आखिर ब्रिटेन के पोर्ट्स में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? इसकी बात होगी इन ट्रेंडिंग न्यूज। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां पर हम आज स्टरलाइट के स्टॉक, शुगर इंडस्ट्री और टाटा सन्स के बिजनेसेस का डेटा बैक्ड एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सो। चलिए पहली स्टोरी पर हम आते हैं। वेदांता बैक्ड स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में जून 2025 में जहां एफआईआई की स्टेक सिर्फ 6.7% थी, वो 1 जुलाई 2026 तक बढ़कर सीधा 19.7% मतलब ऑलमोस्ट 20% हो चुकी है। और उसके बाद स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का स्टॉक 2026 में अब तक लगभग 415% चढ़ चुका है। तो इस मैसिव जंप का रियल रीजन क्या है? देखिए, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ऑप्टिकल फाइबर और डिजिटल कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस बनाती है, और अब जब पूरी दुनिया में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स का मैसिव बिल्ड आउट चल रहा है, तो नेचुरली ऑप्टिकल कनेक्टिविटी की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। इसी दौरान इंटरनेशनल ब्रोकरेज सीएलएसए ने कंपनी को आउट परफॉर्म रेटिंग भी दे दी है। कंपनी का ऑर्डर बुक एक सिंगल क्वार्टर में 155% बढ़कर 18,600 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है, जो कि ब्रोकरेज के हिसाब से इनके आगे के ग्रोथ आउटलुक को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है। और इस इंक्रीजिंग ऑर्डर बुक के पीछे कंपनी के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लगभग $1.11 बिलियन का है, यानी कि अराउंड 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जिसके अंडर नेक्स्ट जनरेशन एआई डेटा सेंटर्स के लिए ऑप्टिकल कनेक्टिविटी प्रोडक्ट्स सप्लाई किए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी को अपने इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर सॉल्यूशंस पोर्टफोलियो न्यूरालिस के लिए मल्टीपल हाइपरस्केलर ऑर्डर्स भी मिले हैं, जिनकी कंबाइंड वैल्यू $100 मिलियन से ज्यादा है। साथ ही एक मेजर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर से लॉन्ग हॉल डार्क फाइबर हाई डेंसिटी माइक्रो केबल्स का एक स्ट्रेटेजिक ऑर्डर भी मिला है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स का इंपैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में साफ देखने को मिलता है। Q1 FY27 की बात करें तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के हिस्ट्री का ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर रहा है। रेवेन्यू एक साल पहले 1019 करोड़ रुपीस था, जो कि 87% बढ़कर 1910 करोड़ रुपीस हो गया। इसके साथ ही कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 10 करोड़ से जंप करके 197 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। अगर ब्रॉडर इंडस्ट्री को हम देखें तो ये ट्रेंड सिर्फ एक कंपनी तक लिमिटेड नहीं है। नोमुरा के मुताबिक इंडिया की डेटा सेंटर इंडस्ट्री भी एक मल्टी ईयर एक्सपेंशन फेज में एंटर कर रही है। डिजिटलाइजेशन, क्लाउड अडॉप्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड मिलकर डेटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट को एक्सेलरेट कर रही है, जिसका कि डायरेक्ट बेनिफिट ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी कंपनीज को मिल सकता है। नंबर्स देखें तो इंडिया का जो डेटा सेंटर कैपेसिटी है वो 2019 के लगभग 350 मेगावाट से बढ़कर 2025 तक 1.5 से 1.6 गीगावाट के बीच में पहुंच गया है। ये लगभग 29% कैगर की ग्रोथ है, जो कि ग्लोबल एवरेज ग्रोथ के कंपैरिजन में काफी फास्टर है। यानी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की स्टोरी सिर्फ एक मल्टी बैगर स्टॉक की नहीं है, ये एक ब्रॉडर ट्रेंड का हिस्सा है, जहां पर एआई और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा इन्वेस्टमेंट ऑप्टिकल कनेक्टिविटी की डिमांड को ड्राइव कर रहा है। तो क्या आपके पास भी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का स्टॉक है? डू यू थिंक इस स्टॉक में अभी भी अपसाइड का पोटेंशियल बचा हुआ है? अब चलते हैं हम अपनी दूसरी स्टोरी पर। फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले गवर्नमेंट ने शुगर मार्केट से रिलेटेड एक बड़ा स्टेप लिया है। सेंटर ने 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक शुगर डीलर्स के लिए स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स लगा दी हैं। अब डीलर्स सिर्फ 30 दिन के इक्विवेलेंट स्टॉक या मैक्सिमम 4,000 क्विंटल्स ही शुगर को स्टोर कर सकेंगे। और गवर्नमेंट ने सिर्फ डोमेस्टिक स्टॉक पर ही फोकस नहीं किया है, एक्सपोर्ट पर भी एक सख्त एक्शन लिया गया है। 13 मई को रॉ, व्हाइट और रिफाइंड शुगर के एक्सपोर्ट्स पर 30 सितंबर 2026 तक कंप्लीट बैन लगा दिया गया था। हाँ, यूएस और यूरोपियन यूनियन के साथ एग्जिस्टिंग कोटा अरेंजमेंट्स के अंडर होने वाले एक्सपोर्ट्स को इस बैन से एग्जेम्प्ट रखा गया है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि गवर्नमेंट को ये स्टेप आखिर लेना क्यों पड़ा? इसका मेन रीजन है अपकमिंग फेस्टिव सीजन। रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक स्वीट्स और प्रोसेस्ड फूड की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है इंडिया में, जिससे कि नेचुरली शुगर की डिमांड भी इंक्रीज होती है। ऐसे टाइम पर अगर कुछ ट्रेडर्स या डीलर्स ज्यादा क्वांटिटी में शुगर को स्टॉक कर लेते हैं और सप्लाई को रोक देते हैं, तो मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज का परसेप्शन बन सकता है और प्राइसेस अननेसेसरली बढ़ने लगती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि शुगर मार्केट में रेगुलर सप्लाई बनी रहे और डीलर्स एक्सेसिव स्टॉक पाइल ना कर पाए।
नए रूल्स के अंदर सभी शुगर डीलर्स को डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऑनलाइन पोर्टल पर अपना शुगर स्टॉक डिक्लेयर करना होगा और हर हफ्ते उसका अपडेट भी देना होगा। इससे गवर्नमेंट इन्वेंट्रीज को क्लोजली मॉनिटर कर पाएगी और होर्डिंग जैसे प्रैक्टिसेस पर भी कड़ी नजर रख सकेगी। लेकिन क्या इंडिया में वैसे कोई शुगर की शॉर्टेज है? गवर्नमेंट का जवाब है नहीं। डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के लिए कंट्री के पास एडिक्वेट शुगर सप्लाईज है। इंडिया हर साल लगभग 28 मिलियन टन शुगर कंज्यूम करता है। इस डिमांड का करीब 60% से 65% हिस्सा फूड एंड बेवरेज कंपनीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, केटरिंग बिजनेसेस और प्रोसेस्ड फूड मैन्युफैक्चरर्स जैसे इंस्टीट्यूशनल यूजर्स से आता है, जबकि बाकी डिमांड हाउस होल्ड्स की होती है। इसके अगेंस्ट इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक 30 अप्रैल 2026 तक 2025-26 शुगर सीजन में प्रोडक्शन 27.5 मिलियन टन तक पहुंच चुका था और इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स को एक्सपेक्टेशन है कि पूरे सीजन का प्रोडक्शन करीब 28 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। तो कंज्यूमर्स के लिए गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव एकदम यहां पर क्लियर है। फेस्टिव सीजन के दौरान मार्केट में शुगर की एडिक्वेट अवेलेबिलिटी बनी रहे और रिटेल प्राइसेस में शार्प स्पाइक ना आए। अगर सप्लाई चेन स्मूथली चलती रहती है और स्पेक्युलेटिव होर्डिंग कम होती है तो फिर शुगर मार्केट में स्टेबिलिटी मेंटेन करना कंपैरेटिवली आसान हो सकता है। वैसे क्या आपने कोई शुगर स्टॉक होल्ड किया हुआ है? मुझे नाम बताइए कमेंट्स में। तीसरी स्टोरी में टाटा सन्स की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट रिलीज हुई है और ये उनके अलग अलग बिजनेसेस के बिल्कुल अलग स्टेजेस को दिखाती है। एक तरफ ग्रुप सेमीकंडक्टर्स, हेल्थ केयर और कंज्यूमर ब्रांड्स में अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है, तो दूसरी तरफ एयर इंडिया अभी भी उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। FY26 में टाटा सन्स की 16 अनलिस्टेड कंपनीज का कंबाइंड लॉस लगभग डबल होकर 27,854 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया और इस पूरे लॉस का करीब 80% हिस्सा सिर्फ एयर इंडिया से आया है। एयरलाइन का एनुअल लॉस बढ़कर 22,238 करोड़ रुपीस हो गया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा एनुअल लॉस है। इसके साथ एयर इंडिया का रेवेन्यू भी 9% गिरकर 71,870 करोड़ रुपीस ही रह गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के हिसाब से एयर इंडिया का टर्न अराउंड अब 5 से 10 साल का जर्नी हो सकता है। लेकिन इस एनुअल रिपोर्ट में सिर्फ चैलेंजेस ही नहीं है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव भी सामने आया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने FY26 में अपना रेवेन्यू डबल करके 1.3 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचा दिया है और एयर इंडिया को पीछे छोड़ते हुए ये टाटा सन्स की अनलिस्टेड कंपनीज में सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर बन गया है। हाँ, कंपनी का लॉस भी बढ़कर 1611 करोड़ रुपीस हो गया है। एक और लेगेसी इशू भी है, टाटा सन्स के रिजल्ट्स पर उसका असर भी दिखाई देता है। कंपनी को टाटा टेली सर्विसेज के AGR ड्यूज की वजह से 4,582 करोड़ रुपीस का वन टाइम हिट लेना पड़ा है। हेल्थ केयर बिजनेस की बात करें तो टाटा 1mg ने भी ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का हेल्थ केयर रेवेन्यू 21% बढ़कर 2,440 करोड़ रुपीस हो गया और लॉसेस भी थोड़े कम हुए हैं। लेकिन इसका टेक्नोलॉजी बिजनेस उतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म नहीं कर सका। वहां प्रॉफिट 65.4 करोड़ रुपीस से गिरकर 17.5 करोड़ रुपीस ही रह गया। लग्जरी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टाटा क्लिक लग्जरी ने भी अपना लॉस घटा दिया है, 250 करोड़ रुपीस तक कर दिया है और रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ भी रिकॉर्ड की है। लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि प्लेटफॉर्म को अभी भी अपनी पोजीशनिंग को लेकर और क्लैरिटी की जरूरत है। इस बीच टाटा ग्रुप का टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आउट परफॉर्म कर रहा है। इसके नए ग्रोथ बिजनेसेस जैसे कि संपन्न, सोलफुल और कैपिटल फूड्स 47% ग्रो हुए हैं और अब ये बिजनेसेस कंपनी के ट्रेडिशनल टी और सॉल्ट पोर्टफोलियो से भी बड़े हो चुके हैं। और फिर आती है ट्रेंड की स्टोरी। कुछ साल पहले तक ट्रेंड को टाटा ग्रुप के कंज्यूमर पोर्टफोलियो का रिलेटिवली छोटा सा बिजनेस माना जाता था, लेकिन आज कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 6 सालों में 5.6 टाइम्स बढ़ चुका है और इस ग्रोथ के सेंटर में ज़ूडियो है, जिसे कंपनी का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर माना जा रहा है। ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें तो टाटा सन्स के कुछ बेट्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दे रहे हैं, जबकि कुछ प्रॉफिटेबल बनने की रेस में अभी भी है और उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। सो देखना यह होगा कि इन लॉन्ग टर्म बेट्स का पे ऑफ कब और किस स्केल पर सामने आता है। अब आते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज पर। मल्टीपल रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप ब्रिटेन के लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर एसोसिएटेड ब्रिटिश पोर्ट्स यानी कि ABC के लिए बिड करने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहा है। ABP यूके के 21 पोर्ट्स को ऑपरेट करता है और देश के लगभग 25% सी बॉन्ड ट्रेड को हैंडल करता है। इस डील की वैल्यूएशन 10 बिलियन ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से ज्यादा हो सकती है। हालांकि अडानी ने इस पर कोई भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन अभी तक नहीं दिया है और सिर्फ इतना कहा है कि वो स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज इवैल्यूएट करता रहता है। बट अगर ये डील होती है तो ये अडानी ग्रुप का पहला यूके इन्वेस्टमेंट होगा। इससे ग्रुप को एक मेजर G7 इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड मिल सकता है और साथ ही उसकी ग्लोबल पोर्ट्स नेटवर्क को और एक्सपैंड करने का मौका मिल सकता है।
अडानी पहले से ही इंडिया के अलावा इजराइल, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्केट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को ऑपरेट करता है। तो अगर यूके की ये डील हो जाती है तो इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट अडानी पोर्ट्स के बिजनेस पर क्या होगा? कमेंट कीजिए पोर्ट इफ यू वांट अ डिटेल एनालिसिस एंड वी विल कवर इट राइट हियर ऑन मार्केट्स टुडे। तो मुझे कमेंट्स में बताइए आपको आज की कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई है एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.